अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 16 आज हम स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 16 में हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर नंबर 9 का लास्ट लेक्चर होगा। तो देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स इसमें देखेंगे। देखें, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस वही हैं जो हमने चैप्टर में डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी हैं, वो तमाम इसमें मौजूद हैं। ये आप ख़ुद इनको देख सकते हैं। और इसके अलावा MCQs हैं जो डेली बेसिस पे आप सॉल्व करते रहे हैं। थर्ड नंबर पे जो मेन चीज़ है वो आउटपुट क्वेश्चंस हैं, जो आज हमने देखने हैं कि आउटपुट क्वेश्चंस किस तरह से पेपर में आते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा कुछ एरर्स वाले क्वेश्चंस होंगे, आपने एरर्स को फाइंड करना होता है। एक प्रोग्राम बना होगा, उसमें कुछ एरर्स होंगे, आपने उनको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चंस किस तरह से पेपर में आते हैं और इनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, आज हम इस लेक्चर में ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपकी बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज है वहीं से आपने ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम भी आपकी बुक में से ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए होंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसमें से पूछ सकते हैं। तो देखते हैं आपकी बुक में से। देखिए, ये आपकी बुक का पेज नंबर 232 है। जिन लोगों के पास पुरानी बुक होगी हो सकता है उसमें क्वेश्चंस की तरतीब चेंज हो या क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन लेटेस्ट वर्जन के अंदर सेम इसी तरह से क्वेश्चंस होंगे और आपने उनको इस तरह से सॉल्व करना होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास कोई भी बुक है, आप उसमें से जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे तमाम क्वेश्चंस ही ठीक होंगे, लेकिन कोशिश करें कि आप लेटेस्ट बुक में से चीज़ों को सॉल्व करें। मैं आपको ये आपके सामने जो इमेज है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसमें से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि तमाम बच्चों के पास सेम क्वेश्चंस हों। आप सेम क्वेश्चंस सॉल्व करें और उनके बारे में जो भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पार्ट 2 है राइटिंग द कोड। आपको कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इसको सी लैंग्वेज के अंदर इसका कोड लिख के दिखाएं। देखिए, फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट अ सिंगल सी स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज 2 इंटीजर वेरिएबल्स स्टार्ट एंड एंड टू 0। देखिए, वो ये कह रहा है कि आपने एक सिंगल सी स्टेटमेंट में 2 इंटीजर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। अब वो जो 2 इंटीजर वेरिएबल्स आपने इनिशियलाइज करने हैं, उसने उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए उनके नाम भी बता दिए हैं और साथ में ये भी बता दिया कि उनको 0 से इनिशियलाइज़ करना है। देखिए, लास्ट में लिखा हुआ है स्टार्ट एंड एंड, मतलब वो कहता है कि एक वेरिएबल का नाम स्टार्ट रख दें और एक वेरिएबल का नाम एंड रख दें और उन दोनों को 0 से इनिशियलाइज़ कर दें। अगर तो स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल्स के नाम दिए गए हैं तो आप डिक्लेयर करते हुए उन्हीं वेरिएबल्स के नाम यूज़ करेंगे। अगर आपको सिर्फ इतना कहा गया कि 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दें तो आप अपनी मर्ज़ी से भी उन वेरिएबल्स के नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में कहा गया है कि वेरिएबल्स के नाम स्टार्ट एंड एंड रखने हैं, तो आपने उनको स्टार्ट एंड एंड से ही डिक्लेयर करना है और उनको इनिशियलाइज़ भी 0 से ही करना है क्योंकि वैल्यू भी स्टेटमेंट में गिवन है। तो ये देखें किस तरह से इसका आंसर है। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक बात याद रखनी है, स्टेटमेंट को आपने बड़ी ध्यान से रीड करना है। देखें, यहाँ लिखा हुआ है राइट आ सिंगल सी स्टेटमेंट। वो कहता है एक ही स्टेटमेंट में आपने ये काम करना है जो भी काम आपको कहा जा रहा है। देखें, एक ही स्टेटमेंट का मतलब है कि सेमीकोलन एक ही दफ़ा आएगा। मतलब आपको पता है कि स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन आता है और वहाँ पर स्टेटमेंट एंड हो जाती है। उसके बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे वो अगली स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पर आप अगली स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे बल्कि एक ही स्टेटमेंट में सारा काम परफॉर्म करेंगे जो भी आपको कहा जा रहा है। तो इसने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और दोनों को इनिशियलाइज़ करना है 0 के साथ। इंटीजर स्टार्ट, देखें पहले डाटा टाइप लिखी गई, वही वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है आपको पता होगा। उसके बाद स्टार्ट वेरिएबल का नाम रखा और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद 0 लगाया। इसका मतलब स्टार्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसमें 0 असाइन कर दिया गया। देखें, उसके बाद स्टेटमेंट को एंड नहीं किया गया बल्कि एक कॉमा लगा के नेक्स्ट वेरिएबल जो है उसका नाम लिखा गया एंड, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद 0 उसमें असाइन कर दिया गया। देखें, एंड में और स्टार्ट वेरिएबल दोनों में 0 असाइन कर दिया गया और उसके बाद स्टेटमेंट एंड हो गई है। तो ये हमने क्वेश्चन के मुताबिक इसका ये आंसर जो है वो इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इनिशियलाइज 3 इंटीजर वेरिएबल्स नेम्ड test1, test2 एंड test3। देखें, यहाँ पर भी उसने स्टेटमेंट के अंदर ही तीनों वेरिएबल्स के नाम जो हैं वो आपको दे दिए हैं। आप यही नाम जो है वो यूज़ करेंगे। एंड असाइन दैम वैल्यूज़ ऑफ 76, 92 एंड 85 रिस्पेक्टिवली।
इन अ सिंगल स्टेटमेंट, और ये काम भी आपने एक ही स्टेटमेंट में करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा गया कि 3 वेरिएबल्स जो कि इंटीजर वेरिएबल होंगे उनको डिक्लेयर करें और तीनों में ये वैल्यूज़ आपने स्टोर करवानी है। तो किस तरह से है देखें। सबसे पहले डाटा टाइप इंट लिखी, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंटीजर डाटा के वेरिएबल्स होने चाहिए। test1 वेरिएबल का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद 76 उसमें असाइन कर दिया गया। उसके बाद कॉमा लगाना है क्योंकि नेक्स्ट वेरिएबल अभी हमने डिक्लेयर करना है और उसको इनिशियलाइज़ करना है। तो test2 आ गया, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है और उसके बाद 92 उसमें असाइन कर दिया गया। इसी तरह से कॉमा के बाद test3 वेरिएबल का नाम, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और 85 उसमें असाइन कर दिया गया, और लास्ट में आपने सेमीकोलन लगाना है। इसका मतलब एक ही स्टेटमेंट के अंदर आपने तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज़ भी किया। देखिए अगर किसी स्टेटमेंट में आपको वेरिएबल इनिशियलाइज़ करने का कहा जा रहा है तो इसका मतलब है डिक्लेरेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे वो स्टेटमेंट में नहीं भी लिखा हुआ, क्योंकि डिक्लेरेशन किए बगैर हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, आपको इनिशियलाइज़ करने का कहा जा रहा है तो डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब डिक्लेरेशन किया और उसके बाद फिर इनिशियलाइज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट अ स्टेटमेंट टू डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल आई इनिशियलाइज टू 10। देखिए यहाँ पर भी उसने एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कहा है और उसने बता दिया है कि उसका नाम आई रखना है और उसको इनिशियलाइज़ करना है 10 के साथ। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसको उसने किया है। इंटीजर डाटा टाइप लिखी, उसके बाद आई लिखा, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और 10 और फिर सेमीकोलन। इस तरह से ये उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको उसी लाइन के अंदर इनिशियलाइज़ कर दिया। एक ही लाइन के अंदर सारा काम किया, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एंड एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर वो दो स्टेटमेंट्स अलग अलग से कह रहा है कि दो स्टेटमेंट्स को अलग अलग से आपने लिखना है, एक ही स्टेटमेंट में काम नहीं करना। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट अलग से लिखनी है और असाइनमेंट स्टेटमेंट अलग से लिखनी है। टू असाइन 30 मीटर, मतलब 30 वैल्यू जो है वो असाइन करनी है वेरिएबल में। नेम्ड लेंथ, वेरिएबल का नाम क्या रखना है, लेंथ। तो देखें किस तरह से उसने दो स्टेटमेंट्स में काम किया। क्वेश्चन नंबर 3 में जो काम उसने एक ही लाइन में किया था डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 4 में वही काम वो 2 लाइनों में करेगा। सबसे पहले उसने इंटीजर लेंथ, देखें डाटा टाइप के साथ लेंथ नाम रखा वेरिएबल का और सेमीकोलन से स्टेटमेंट को एंड कर दिया। दूसरी लाइन में वो लेंथ असाइनमेंट ऑपरेटर और 30 लिख रहा है, तो इसका मतलब 30 को लेंथ में असाइन करेगा। देखें अब यहाँ पर सेकंड लाइन में आप देखें कि लेंथ वेरिएबल का नाम हमें दोबारा लिखना पड़ा क्योंकि पहली स्टेटमेंट एंड हो चुकी है। अब हमें वैल्यू असाइन करने के लिए वेरिएबल का नाम दोबारा से लिखना पड़ा है। तो इंटीजर लेंथ सेमीकोलन, फिर लेंथ असाइनमेंट ऑपरेटर 30 और फिर सेमीकोलन। इस तरह से वही सेम काम 2 स्टेटमेंट्स में किया जा रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। चैप्टर अगर किसी ने अच्छी तरीके से पढ़ा है और इन स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से रीड करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप डिस्कस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हम देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम करके देखते हैं किस तरह से है। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज। देखिए एक्सप्रेशन ये है, ए उसके बाद इज इक्वल टू है, फिर 2bc क्यूब है। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। वो कहता है कि इसको सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम बनाते हुए अगर आपने ये एक्सप्रेशन लिखना होगा प्रोग्राम के अंदर, तो आप किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज इट इज़ सी प्रोग्राम में आप नहीं लिख सकते। तो सी लैंग्वेज में हम जब लिखेंगे तो उसको इस तरह से, क्योंकि कंपाइलर जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, बल्कि ऐसे लिखना पड़ेगा। ए असाइनमेंट ऑपरेटर 2 × b। वैसे तो 2bc का मतलब यही है कि तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन आपको मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना पड़ता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो देखें 2 × b × c। अब क्योंकि सी के ऊपर क्यूब है तो क्यूब भी आप सी लैंग्वेज में ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि सी के ऊपर 3 लगा दिया तो वो क्यूब हो जाएगा। नो, आपको 3 दफ़ा सी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सी क्यूब का मतलब ही ये है कि सी को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर बाकायदा तौर पे आपको सी मल्टीप्लाई सी लिखना पड़ेगा, और अगर सी के ऊपर स्क्वायर होता तो आपको सी को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट हो सकती है और उसको सी लैंग्वेज में आप इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वो भी सेम इसी तरह से ही है। स्टेटमेंट देखें, वो कहता है कि एक्सप्रेशन को आपने सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो देखें x² - 5x + 1 डिवाइडेड बाय 2x + 3। अब जहाँ पर आप देखें x² होगा, इसका मतलब अब इसको हम कन्वर्ट करते हुए x × x लिख देंगे, फिर माइनस का साइन है। 5x को हम 5 × x लिख देंगे, फिर +1 है। इस तरह से डिवाइड का साइन आएगा।
और फिर 2 मल्टीप्लाई एक्स, मतलब 2x को हम मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे और +3, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर देंगे सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये आगे और भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप सबको सॉल्व करें। लास्ट में 1-2 क्वेश्चन हम और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों तकरीबन सेम है, इसमें से एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बाकी आप खुद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, री राइट द एक्सप्रेशन n++ विदाउट यूजिंग द ऑपरेटर ++। देखें ++ का ऑपरेटर कौन सा है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। उसने कहा कि n एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, साथ में ++ का साइन डाल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज करें कि n की वैल्यू 10 है, अगर आप n++ लिखेंगे तो वो 11 हो जाएगी। वो कहता है कि आपने n को 11 करना है लेकिन इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बगैर करना है, तो इस तरह की कोई और स्टेटमेंट है जो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखें, ये स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है आंसर में कि इस तरह से आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं n की वैल्यू में। देखें हमने n में सपोज किया 10 है, 10 असाइनमेंट ऑपरेटर n+1, देखें n के अंदर तो 10 है, तो हम यहाँ पे जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो n+1 पहले सॉल्व होगा। n+1 कितना हो जाएगा, n में 10 पड़ा हुआ है, +1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। और ये जो 11 है इसको असाइन कर दिया जाएगा इस n के अंदर, और वो जो n में 10 पड़ा हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा और n में 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस तरह से भी n के अंदर एक इंक्रीमेंट किया जा सकता है और इस तरह से भी किया जा सकता है। ये दोनों सेम काम कर रही हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखने में डिफरेंट है लेकिन काम दोनों का सेम ही है। ये क्वेश्चंस आगे आप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 तक जा रहे हैं, ये तकरीबन सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप इनको सारों को ट्राई करें। उसके बाद पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पेपर के अंदर आउटपुट के तौर पे आते हैं। देखिए आपने सिर्फ इनकी आउटपुट लिखनी होती है। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपके सामने ये प्रोग्राम बना हुआ होता है, आपने इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को इवेलुएट करके आंसर जो है वो बताना होता है कि इन तमाम स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद आंसर क्या आएगा। जैसे कि ये देखें कितनी स्टेटमेंट लिखी हुई है, 1 2 3 4 5। इन 5 स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन के बाद जो आंसर मिलेगा वो 39 होगा। तो आपने 39 आंसर बताना होगा पेपर के अंदर। लेकिन इनको इवैल्यूएशन कैसे करना है, क्या तरीका है, हम इसको देखते हैं। देखें यहाँ पर आपने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करनी है, वैल्यू चेंज होती जाएगी और लास्ट में 39 बन जाएगा। देखें किस तरह से। सबसे पहले उसने पहली स्टेटमेंट में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको इनिशियलाइज़ किया है। वेरिएबल का नाम रखा है नम, NUM, और असाइन किया है उसमें 10। अब यहाँ तक तो ये काम हो गया कि नम वेरिएबल के अंदर 10 असाइन हो गया। सेकंड लाइन में देखें नम और आगे ये ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। देखें ये प्लस और इज इक्वल टू का साइन जो है ये मिल के एक ऑपरेटर बना रहे हैं कम्बिनेशन के साथ। आप पहले पढ़ चुके हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो नम के बाद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, फिर 5 है। तो इसका मतलब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, ये जो 5 है इसको असाइन कर दिया जाएगा नम के अंदर। अगर तो हम सिंपल असाइन करते तो नम के अंदर जो 10 है वो ख़त्म हो जाता और 5 जो है वो नम के अंदर चला जाता। लेकिन यहाँ पर सिंपल असाइनमेंट नहीं है, यहाँ पर प्लस भी साथ में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि नम के अंदर जो 10 पड़ा है वो भी वहाँ मौजूद रहेगा, 5 जो है वो नम के अंदर असाइन होगा लेकिन पहले वाली वैल्यू के साथ प्लस हो जाएगा। मतलब पहले 10 पड़ा हुआ है, 5 उसमें जाके 15 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम सेकंड लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद नम वेरिएबल की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो 15 हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, देखें ये सेम स्टेटमेंट है, बस यहाँ पर ऊपर प्लस के साथ था, नीचे माइनस के साथ है। अब नम की लेटेस्ट वैल्यू ही यूज़ रखनी है। याद रखें कि नम की जो लेटेस्ट वैल्यू होगी उसी को ही आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखें नम माइनस और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है और 2 जो है वो नम के अंदर असाइन होगा। अब यहाँ पर भी सेम बात कि नम के अंदर जो लेटेस्ट वैल्यू है वो 15 है और जब 2 नम के अंदर असाइन होगा साथ में वो माइनस होगा, मतलब नम की वैल्यू के साथ माइनस हो जाएगा। तो 15 माइनस 2 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद जो नम की लेटेस्ट वैल्यू है वो 13 हो जाएगी। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4 में देखें सेम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है लेकिन अब मल्टीप्लाई ऑपरेटर साथ में आ रहा है। 3 जो है वो नम के अंदर असाइन होगा लेकिन पहले वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले 13 पड़ा है, लेटेस्ट वैल्यू देखनी है। लेटेस्ट वैल्यू नम के अंदर 13 है, मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो नम की लेटेस्ट वैल्यू जो है वो 39 हो जाएगी। अब उसको वो प्रिंट करेगा। लास्ट लाइन में देखें प्रिंट एफ,
ये जो परसेंटेज डी का साइन है, आज भी आपने इसके बारे में पूछा था, ये चैप्टर नंबर 10 में इसके बारे में पूरी डिटेल है कि प्रिंट एफ फंक्शन कैसे काम करता है, उसी में हम इसकी डिटेल देखेंगे। फ़िलहाल आपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को सिर्फ इतना देखना है कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट वेरिएबल के अंदर मौजूद जो वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो अब किस चीज़ को प्रिंट करना है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है नम, मतलब आपने नम को प्रिंट करना है। नम के अंदर क्या पड़ा हुआ है लेटेस्ट 39, अभी हमने यहाँ पर 39 किया था, तो वो कहता है प्रिंट एफ नम, मतलब नम की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दे, तो स्क्रीन के ऊपर 39 प्रिंट हो जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। ये देखें, ये प्रोग्राम बना हुआ है यहाँ पर डेव C++ के अंदर, ये वही प्रोग्राम जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया है। इसको हम यहाँ पर कंपाइलर में बाकायदा तौर पे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन हो चुकी है और एरर्स जो हैं वो 0 हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन। ये देखें आंसर क्या आ रहा है 39, तो वही आंसर जो अभी हमने निकाला था। कंपाइलर ऑटोमेटिकली सारों को परफॉर्म करके वही आंसर निकाल रहा है। देखें कंपाइलर के अंदर जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखने के बाद कंपाइल करेंगे, जारी बात है कैलकुलेशंस हमें नहीं करनी पड़ेंगी, कंप्यूटर खुद करेगा। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशंस करनी पड़ेंगी, फिर ही आपको पता लगेगा कि इसका आंसर 39 आ रहा है। अदरवाइज़ कंपाइलर में प्रोग्राम को राइट करने के बाद सिंपल एग्जीक्यूट और रन करें तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें 39 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसका बी पार्ट है। इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं मेन फंक्शन के अंदर देखें किस तरह से हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है इंटीजर i इज़ इक्वल टू -5, मतलब एक वेरिएबल i डिक्लेयर किया गया और उसमें -5 असाइन कर दिया गया। उसके बाद इंटीजर k डिक्लेयर किया गया और उसमें असाइन किया गया, कोई वैल्यू डायरेक्टली तौर पर असाइन नहीं की जा रही, बल्कि यहाँ पर देखें वो कहता है कि i का मॉडुलस लें 4 के साथ, जो भी आंसर आए उसको k में असाइन कर दें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन डायरेक्टली तौर पर की जा रही है, जैसे कि i इज़ इक्वल टू 5, ऐसे नहीं। कोई एक्सप्रेशन भी तो हो सकता है, उसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको हम सेव कर देते हैं। तो ये वही बात है कि k वेरिएबल के अंदर असाइन किया जा रहा है i मॉडुलस 4। i मॉडुलस 4 के नतीजे में जो भी जवाब आएगा उसको k में असाइन कर दिया जाएगा, तो k की जो भी वैल्यू होगी। अब देखें तीसरी स्टेटमेंट में प्रिंट एफ कर रहा है वो k को। आपने ये डबल कॉमा के अंदर लिखी हुई चीज़ को इग्नोर कर देना है। देखिए जहाँ पर भी लिखी होगी, ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखें ये डबल कॉमा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, इस चीज़ को इग्नोर कर दें। फिलहाल चैप्टर नंबर 10 में ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ये नम को आपने सिर्फ डिस्प्ले करना है, तो नम की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर भी डबल कॉमा में लिखी हुई चीज़ को आप इग्नोर करें, सिर्फ k को देखें कि k की वैल्यू को वो प्रिंट करना चाह रहा है। तो k की वैल्यू क्या है ये आपको i का मॉडुलस 4 लेने से पता लगेगा। i मॉडुलस 4 करें, जो भी जवाब है वो k में पड़ा हुआ है, तो जब आप k को प्रिंट करेंगे तो k में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो i मॉडुलस 4, i में है -5 मॉडुलस 4 करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो -1 होगा, और आपको पता है कि रिमाइंडर ही मॉडुलस होता है असल में, तो इसका मतलब k में -1 होगा, और जब प्रिंट एफ k करेंगे तो वो -1 प्रिंट हो जाएगा। आंसर में आपने सिर्फ वही चीज़ लिखनी है जो प्रिंट होगी, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें बी पार्ट में ना, ये जो अभी हमने सॉल्व किया है इसमें उसने सिर्फ k की वैल्यू को प्रिंट किया है, यहाँ पर i की वैल्यू को प्रिंट नहीं किया गया। i की जो भी वैल्यू है वो सिर्फ k की वैल्यू को यूज़ करने के लिए या उसको कैलकुलेट करने के लिए तो इस्तेमाल तो हुआ है i, लेकिन i की वैल्यू को प्रिंट नहीं किया गया। तो जो चीज़ प्रिंट में होगी सिर्फ उसी को ही आपने आंसर में लिखना है कि प्रिंट एफ k है, तो इसका मतलब k की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी है लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। देखें किस तरह से, इंटीजर x इज़ इक्वल टू 3। अब इसको मैं इज़ इक्वल टू कह रहा हूँ, लेकिन असल में आपने याद रखना है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इंटीजर x वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, उसमें असाइन किया गया एक वैल्यू को जो कि 3 है। अब स्टेटमेंट देखें, सेकंड स्टेटमेंट में उसने क्या किया, प्रिंट एफ x की वैल्यू को वो कहता है कि प्रिंट कर दे। तो देखें सबसे नीचे आंसर में देखें उसने सबसे पहले 3 को प्रिंट कर दिया क्योंकि x में 3 पड़ा हुआ है। अच्छा, पहला 3 तो इस प्रिंट एफ के ज़रिए आया। अब दूसरा प्रिंट एफ दोबारा से देखें, अब वो कहता है कि x को प्रिंट करे और साथ में प्लस का साइन भी है। अब देखें यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर 2 काम हो रहे हैं, एक तो x को प्रिंट किया जा रहा है और साथ साथ इंक्रीमेंट भी किया जा रहा है। अब क्या वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जब एक स्टेटमेंट के अंदर 2 काम हो रहे होते हैं तो उस सूरत में आपने ये देखना होता है कि इंक्रीमेंट पहले करना है या दूसरा काम पहले करना है। अगर तो पोस्ट फिक्स है तो इसका मतलब इंक्रीमेंट बाद में होगा, अगर प्री फिक्स है तो इंक्रीमेंट पहले होगा, बाकी काम बाद में होगा। देखें अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर आपने 2 काम करने हैं, एक तो x की वैल्यू को प्रिंट करना है, दूसरा आपने x++ करना है।
तो x प्लस प्लस क्योंकि बाद में है, पोस्ट फिक्स है, तो प्लस प्लस हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट एफ एक्स की वैल्यू को प्रिंट करें तो वो सेम वैल्यू है, अभी तक कोई चेंजिंग नहीं हुई एक्स की वैल्यू के अंदर। तो दोबारा से देखें 3 दोबारा प्रिंट हो गया, दूसरा 3 आ गया, और प्रिंट होने के फ़ौरन बाद x की वैल्यू मेमोरी के अंदर चेंज हो गई है जो कि 4 हो चुकी है। प्रिंट उसने 3 किया, लेकिन उसी स्टेटमेंट के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, प्रिंट होने के फ़ौरन बाद x की वैल्यू को 4 कर दिया गया क्योंकि प्लस प्लस ऑपरेटर ने अपना काम किया। यहाँ तक ये स्टेटमेंट एंड हो गई। अब हम आखिरी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, प्रिंट एफ। याद रखना है कि x की लेटेस्ट वैल्यू इस टाइम 4 है। अब यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी 2 काम हो रहे हैं, प्लस प्लस भी है और x भी है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट बाद में होगा, प्लस प्लस पहले होगा, मतलब इंक्रीमेंट पहले होगा क्योंकि इंक्रीमेंट x से पहले है, ये प्री फिक्स फॉर्म में है। तो x की वैल्यू 4 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और फिर लास्ट में प्रिंट किया जाएगा x की वैल्यू को। तो ये देखें सबसे लास्ट में 5 उसने प्रिंट कर दिया, तो आंसर आएगा 335। ये 335 नहीं है, आप इसको 335 करेंगे क्योंकि 3 प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स हैं। पहले ने 3 प्रिंट किया, दूसरी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में 3 प्रिंट हुआ, और उसके बाद फिर 5 प्रिंट हुआ। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं डेव में किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। ये देखें, ये प्रोग्राम यहाँ पर बना हुआ है, इसको हम यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट कंपाइल करते हैं, एरर्स चेक करते हैं। कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई है, कंपाइलेशन प्रोसेस में एरर जो है वो 0 है। एग्जीक्यूट करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं, देखें आंसर क्या आ रहा है। सबसे टॉप पे देखें 335। तो इस तरह से ये आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डी पार्ट देखें। अच्छा, डी पार्ट में तकरीबन सेम ही है, लेकिन इसमें बस फ़र्क ये है कि 3 वैल्यूज़ को प्रिंट किया जा रहा है। देखें प्रिंट एफ में देखें, यहाँ तक मैंने आपको अभी बताया कि डबल कॉमा में लिखी हुई चीज़ को फ़िलहाल आप इग्नोर करें। देखिए यहाँ से डबल कॉमा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, आपने सिर्फ यहाँ से आगे देखना है। आई, जे और के 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट किया जा रहा है। तो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो देखें क्या है, आई में 5, जे में 3, के में 5। ये कैसे आया, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखें इंटीजर आई, असाइनमेंट ऑपरेटर और 3। आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया और उसमें 3 को असाइन कर दिया गया। उसके बाद इंटीजर जे, असाइनमेंट ऑपरेटर आई प्लस प्लस। देखें अब जे में क्या असाइन किया जा रहा है। अब ये स्टेटमेंट में आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर भी है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। अब असाइनमेंट पहले होगी या इंक्रीमेंट पहले होगा, इंक्रीमेंट बाद में होगा क्योंकि पोस्ट फिक्स फॉर्म है। तो आई की जो वैल्यू है वो जे में असाइन कर दी जाएगी। आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट लाइन में हमने अभी आई को 3 असाइन किया है, तो आई में जो 3 है वो जे को भी दे दिया जाएगा। इसका मतलब आई भी 3 है और जे भी 3 हो गया, लेकिन अभी इंक्रीमेंट होना है इसी लाइन के अंदर, तो इंक्रीमेंट होके आई जो है 4 हो जाएगा। इसका मतलब आई ने अपनी वैल्यू जो 3 थी वो जे को दे दी और ख़ुद वो कितना हो गया, 4 हो गया। असाइनमेंट के बाद आई ने अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं और इस दौरान जे की वैल्यू जो लेटेस्ट वैल्यू है वो 3 है और आई की लेटेस्ट वैल्यू 4 है। आपने इन वैल्यूज़ को याद रखना है। उसके बाद आप स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ आ जाएं। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया के। अब देखें के में क्या असाइन किया जा रहा है, प्लस प्लस आई। प्लस प्लस भी है और असाइनमेंट भी है। यहाँ पर आपने प्लस प्लस पहले करना है क्योंकि प्री फिक्स फॉर्म में है, आई से पहले प्लस प्लस लगा हुआ है। आई की लेटेस्ट वैल्यू 4 है, अब वो 5 हो जाएगी और उस 5 को असाइन कर दिया जाएगा के में। इसका मतलब के में 5 हो गया, जे में अभी हमने 3 असाइन किया था और आई में 5 हो चुका है। अब जब इन तीनों को प्रिंट करेंगे देखें तरतीब के साथ, आई जे के। आई में 5 हो गया क्योंकि आई हमने 3 से स्टार्ट किया था और आई में 2 दफ़ा इंक्रीमेंट हुआ है, तो आई 5 हो गया। यहाँ पर आई ने अपनी 3 वैल्यू जे को दी थी तो जे 3 प्रिंट होगा और आई 2 दफ़ा इंक्रीमेंट होने के बाद के में असाइन हुआ है, तो इसका मतलब के में 5 असाइन हुआ है तो के की वैल्यू भी 5 होगी। इस प्रोग्राम को भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से ये होगा। ये देखें ये वही प्रोग्राम यहाँ पर इसको लिखा हुआ है और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले कंपाइल, एरर्स जो हैं वो 0 हैं। एग्जीक्यूट, रन पे जाएंगे। ये देखें 535 उसने रिज़ल्ट दिया है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशंस है। आपने प्रोग्राम बनाना नहीं होगा, प्रोग्राम बना हुआ होगा। ये 4-5 लाइनें जितनी भी लिखी होंगी आपने सिर्फ उनको एग्जीक्यूट करके उनका जो प्रिंट एफ में जो भी आंसर, जो भी वो प्रिंट के लिए कह रहा है वो आपने बताना होगा कि ये चीज़ प्रिंट होने के बाद ये आंसर आएगा। आउटपुट क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ई पार्ट हम इसका देखते हैं। इंटीजर नंबर इज़ इक्वल टू 6।
अब नंबर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है और उसमें असाइन किया गया है 6 को, नंबर वेरिएबल में 6 असाइन हो गया। उसके बाद एक वेरिएबल लिया x इज़ इक्वल टू 0, x वेरिएबल में 0 असाइन हो गया। 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए और साथ में इनिशियलाइज हो गए। तीसरे में देखें x में असाइन किया जा रहा है नंबर माइनस माइनस, माइनस माइनस मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर भी देखें वही स्टेटमेंट आ गई कि यहाँ इस स्टेटमेंट में ये जो तीसरी स्टेटमेंट है इसमें 2 काम हो रहे हैं, एक असाइनमेंट है और एक डिक्रीमेंट है। अब बताएं डिक्रीमेंट पहले होगा या असाइनमेंट पहले होगी। तो यहाँ पे देखें डिक्रीमेंट जो है वो पोस्ट फिक्स फॉर्म में है, मतलब नंबर के बाद माइनस माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब डिक्रीमेंट बाद में होगा और नंबर के अंदर जो भी वैल्यू है वो पहले x को असाइन कर दी जाएगी। तो नंबर में क्या है फ़िलहाल डिक्रीमेंट होने से पहले 6 पड़ा हुआ है, तो 6 जो है वो x में असाइन हो गया। अब x की वैल्यू जो है हम 6 हो गई, मतलब 0 उसमें से ख़त्म हो गया है और नंबर खुद कितना हो गया, माइनस माइनस होकर 5 हो गया। ठीक है, नंबर में अब 5 आ गया और x में 6 आ गया। प्रिंट किसको कर रहा है वो देखें, x को प्रिंट कर रहा है, तो x में 6 है, आपने 6 को प्रिंट कर देना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिंट में जो भी वैल्यू प्रिंट हो रही है सिर्फ आपने उसी को लिखना है। देखें x की वैल्यू उसने प्रिंट की है तो आपने सिर्फ 6 आंसर देना है। नंबर में जो भी है उसको प्रिंट नहीं करना, वो मेमोरी में पड़ा हुआ है, 5 है 10 है जो भी है वो उसमें पड़ा होगा। सिर्फ आपने आंसर में वो लिखना है जो प्रिंट के अंदर आपने उसने जो वेरिएबल प्रिंट करने का कहा है उसी वेरिएबल की वैल्यू आपने प्रिंट करनी होगी। इसी तरह से इसी सेम तरीके से सॉल्व किए जाने वाले तमाम क्वेश्चंस आप यहाँ देख सकते हैं। आपने इनको इसी तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से एक्स लिखा हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जा रहा हो। जैसे ये जे पार्ट में देखें यहाँ पर उसने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर ही वाई मॉडुलस एक्स किया हुआ है। इसका मतलब वाई मॉडुलस एक्स होगा, जो भी आंसर आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। देखें यहाँ पर प्रोग्राम आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 17 और 3 यहाँ पर स्टेटमेंट है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं। वाई मॉडुलस एक्स करेंगे तो आंसर 2 आएगा। देखें उसने 2 को यहाँ पे प्रिंट किया। इस तरह देखें एक्स डिवाइडेड बाय वाई 0 आ गया, फिर वाई डिवाइडेड बाय एक्स 5 आ गया, फिर वाई मॉडुलस एक्स 2 आ गया। तो 0 5 2 ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं और तीनों ऑपरेशंस प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर ही परफॉर्म किए हैं। उसने अलहदा से भी कर सकता था ऊपर, लेकिन उसने प्रिंट एफ के अंदर देखें एक्स डिवाइडेड बाय वाई, वाई डिवाइडेड बाय एक्स, वाई मॉडुलस एक्स, इन तीनों के नतीजे में 0 5 2 आंसर आया। तो इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन कि ज़रूरी नहीं है कि प्रिंट एफ के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स को प्रिंट ही किया जाए, बल्कि उनकी ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। यहाँ तक तो ये क्वेश्चंस हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को, ये पार्ट 2 यहाँ तक एंड हो रहा है जे तक। आपने ये तमाम क्वेश्चन जो हैं ये आपके होमवर्क का हिस्सा भी हैं आज का, तो ये आपने जे तक आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये देखें ये जितने भी टेबल के अंदर बने हुए हैं ए से स्टार्ट हो रहे हैं और जे तक, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में डिटरमाइन द आउटपुट, ये भी ए से स्टार्ट हो रहे हैं और जे तक। इस तरह से ये 2 पार्ट्स हैं इसके, ए से जे तक और ए से जे तक। आपने इनको अपने होमवर्क में सॉल्व करना है। उसके बाद लास्ट एक टॉपिक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, सेम उसी तरह के क्वेश्चन हैं। बेहतर है कि आप इनको सॉल्व करें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं और किस तरह से इनके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन है, देखें फाइंडिंग द एरर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो हैं वो पेपर में आते हैं कि एरर्स को किस तरह से फाइंड किया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि हर प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स को लिखने का कोई ना कोई सिंटैक्स होता है। अगर आप उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एरर्स आ जाएंगे। अब देखें इसने ये जो प्रोग्राम आपके सामने दिया है इसमें उसने जानबूझ के कुछ ना कुछ एरर्स किए हैं और आपको कहा जाएगा कि इन एरर्स को यहाँ से फाइंड करें और एक्सप्लेन करें कि क्या क्या एरर्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर, ताकि आप उनको एरर्स को ढूंढें और यहाँ पर नीचे आपने एक्सप्लेन करना होगा कि वो क्या एरर्स हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हम ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आगे डिफरेंट क्वेश्चन सेम कैटेगरी के हैं, आप इनको खुद सॉल्व करेंगे। फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड स्टेटमेंट। ये कोड गिवन है आपको, कितनी स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स हैं। इन 6 स्टेटमेंट्स में से आपने एरर्स को फाइंड करना है और एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर लिखने के लिए आप सेम जो है वो दोबारा से भी प्रोग्राम बना सकते हैं। मतलब ये 6 स्टेटमेंट्स जो लिखी हुई हैं इन 6 स्टेटमेंट्स को दोबारा से बना दें, ठीक करके जो जो एरर्स हैं उनमें से ठीक कर दें। लेकिन बेहतर है कि साथ में उसको नीचे एक्सप्लेन भी कर दें। देखें नीचे लास्ट में आंसर में उसने स्टेटमेंट्स में लिख के एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्या क्या एरर्स हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, पहली लाइन में देखते हैं कि कोई एरर है या नहीं। इंटीजर डाटा टाइप A, B, C, D और लास्ट में सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, उसने कोमा वगैरह और सेमीकोलन वगैरह बिल्कुल ठीक लगाए हैं, डाटा टाइप बिल्कुल ठीक लिखी है। तो इसमें उसने 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, इसका मतलब इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कैरेक्टर ग्रेड।
तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। उसने एक ग्रेड नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी डाटा टाइप करैक्टर है, लास्ट में सेमीकोलन भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं। उसने ए वेरिएबल के अंदर असाइन किया है 10। ये वेरिएबल उसने एक डिक्लेयर किया था ऊपर, इंटीजर वेरिएबल था, उसमें 10 असाइन किया है और सेमीकोलन लगाया है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी ठीक लगा हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बी के अंदर उसने असाइन किया है 20। अब बी तो इंटीजर वेरिएबल है, देखें सबसे पहली लाइन में बी एक इंटीजर वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप देखें इंटीजर है, लेकिन उसने यहाँ पे 20 जो है वो स्ट्रिंग असाइन कर दी है इसको, क्योंकि देखें डबल कॉमा लगा हुआ है, डबल कॉमा में तो स्ट्रिंग लिखी जाती है, इंटीजर वैल्यू तो नहीं होती। तो इसका मतलब 20 जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, डबल कॉमा की वजह से उसको स्ट्रिंग वैल्यू हम कहेंगे, वो बी में असाइन नहीं हो सकेगा। इसका मतलब ये एरर है। तो इस एरर को देखें, उसने नीचे एक्सप्लेन किया है, जो पहला एरर आया है, द वैल्यू 20 इन 4th लाइन शुड बी रिटन विदाउट डबल कोट्स। वो कहता है कि आप इस 20 को डबल कोट्स के बगैर लिखेंगे तो ठीक होगा, अदरवाइज़ ये एरर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सी असाइनमेंट 30। सी असाइनमेंट 30, सी वेरिएबल ये इंटीजर वेरिएबल है, उसने 30 को असाइन किया है, लेकिन लास्ट में सेमीकोलन मिस कर दिया। तो देखें उसने यहाँ पर एरर लिखा है, द 5th लाइन मस्ट एंड विद सेमीकोलन। कहता है कि 5th लाइन में सेमीकोलन लाजमी आना चाहिए, जो कि नहीं लगाया गया, ये भी इसमें एक एरर है। उसके बाद लास्ट देखें ग्रेड, ये एक वेरिएबल उसने डिक्लेयर किया था करैक्टर, इसकी डाटा टाइप देखें करैक्टर है ग्रेड की। अब ग्रेड में वो वैल्यू असाइन कर रहा है ए। अब ए वैल्यू ग्रेड में असाइन हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि ए में उसने सिंगल कॉमा नहीं लगाया। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि करैक्टर वैल्यू सिंगल कोटेशन में लिखी जाती हैं, तो यहाँ पर ए के अंदर सिंगल कॉमा नहीं लगाया, इसलिए ये भी एरर है। तो यहाँ पे लास्ट में उसने एक्सप्लेन किया है, द वैल्यू ए इन द लास्ट लाइन मस्ट बी अ सिंगल कोट। इसका मतलब वो कहता है कि लास्ट लाइन में ए जो है उसको सिंगल कोटेशन में आपने लिखना है, तो ठीक होगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आउटपुट के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन एरर फाइंड करने के भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के। तो इनको आपने अच्छी तरह से देखना है। ये उस सूरत में ही मुमकिन होगा अगर आप इन तमाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के तौर पे सबको देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको। आज का लेक्चर इतना ही है। कोई भी क्वेश्चन है आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, ये तमाम एक्सरसाइज को जो है कंप्लीट करें। आज का होमवर्क जो है वो पार्ट जो मैंने आपको बताए हैं वो आपने आज लाजमी करना है। बाकी काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसको आप 3 या 4 दिन में सॉल्व करें, थोड़ा थोड़ा करके। जो भी डिस्कशन हो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।